जाएगा। तो प्रताप सिंह बारड ने कथन कहा था, अगर मेरी मां रोती है तो रोने दो। इनका कथन था कि अगर मेरी मां रोती है तो रोने दो, मेरी मां रोती है तो रोने दो। मैं एक मां को हंसाने के लिए, मैं एक मां को हंसाने के लिए हजारों मां को नहीं रुला सकता हूं, हजारों मां को नहीं रुला सकता हूं। ये बात कही थी किसने? प्रताप सिंह बारड। तो यहां पर जो आंसर होगा साथियों वो होगा 25 मई 1918 को प्रताप सिंह बारड क्या हुए थे? ये शहीद हुए थे, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तक किसने लिखी? मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तक किसने लिखी? इनके बारे में आपको आंसर देके बताना है। माणिक्यलाल वर्मा, सागरमल गोपा, शंकरदास जी या विजय सिंह पथिक? देखिए यहां पर बात करते हैं अपन मेवाड़ से। मेवाड़ का गांधी, मेवाड़ का गांधी किसे कहते हैं? तो याद रखना माणिक्यलाल वर्मा को कहते हैं, माणिक्यलाल वर्मा। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, उस ग्रंथ का नाम है मेवाड़ का वर्तमान शासन, मेवाड़ का वर्तमान शासन। इन्होंने एक मांग पत्र भी लिखा था, मांग पत्र, और ये मांग पत्र था 21 सूत्री मांग पत्र, 21 सूत्री मांग पत्र। मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह जी को इन्होंने लिखा था, याद रखना है। मनीषा और पूजा, बी राइट आंसर। बी कहां से हो जाएगा? मनीषा बी आंसर राइट दे रही है। मेवाड़ का सागरमल गोपा कहां से आ जाएगा? मेवाड़ का वर्तमान शासन, सॉरी यहां पर 21 सूत्री मांग पत्र तो है ना, ये तो आपके मोतीलाल तेजावत ने लिखा है। किसने लिखा है? मोतीलाल तेजावत। ये मोतीलाल तेजावत के बारे में 21 सूत्री मांगे, नोट करके लिख लेना। 21 सूत्री मांग पत्र किसने लिखा था? मोतीलाल। अच्छा, मोतीलाल तेजावत ने एक ग्रंथ भी लिखा था, वो कौन सा था? यहां पर तो ग्रंथ है मेवाड़ का वर्तमान शासन, ये तो लिखने वाले आपके माणिक्यलाल वर्मा हो गए। और मोतीलाल तेजावत ने एक 21 सूत्री मांग पत्र लिखा था और एक ग्रंथ भी लिखा था, आई होप। हाँ, चलिए, सागरमल गोपा ने कुछ ग्रंथ लिखे हैं। देखो, जैसलमेर में गुंडा राज, क्या लिखा है? जैसलमेर में गुंडा राज, जैसलमेर में गुंडा राज। और एक लिखा था रघुनाथ सिंह जी का मुकदमा, रघुनाथ सिंह का मुकदमा। और एक कौन सा ग्रंथ लिखा है बताना? विजय सिंह पथिक, इन्हें कहते हैं राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक, राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक, राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक माणिक्यलाल वर्मा। ठीक है यशराज, माणिक्यलाल वर्मा आपका आंसर सही है। राइट आंसर हो जाएगा माणिक्यलाल वर्मा। देखो, माणिक्यलाल वर्मा मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक है, मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक, प्रजामंडल के संस्थापक है।
मेवाड़ प्रजामंडल के क्या है संस्थापक, और इन्होंने स्थापना करी थी 1938 में, याद रखना है। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना करी थी माणिक्यलाल वर्मा ने, और वो करी कब थी 1938 में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मारवाड़ में उत्तरदायी शासन आंदोलन क्यों नामक पुस्तक किसने लिखी थी? मारवाड़ में उत्तरदायी शासन आंदोलन क्यों नामक पुस्तक किसने लिखी है, इसके बारे में आपको आंसर देना है। जल्दी से आंसर दीजिए, इसका क्या होने वाला है। देखो, साधु सीताराम दास को कहते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक, इन्हें कहते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक, बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक, किसान आंदोलन का जनक, यानी साधु सीताराम दास को बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक कहते हैं। माणिक्यलाल वर्मा को मेवाड़ का गांधी कहते हैं, मेवाड़ का गांधी। जय नारायण व्यास को, ये याद रखना, राजस्थान के मनोनीत और निर्वाचित सीएम थे, मनोनीत व निर्वाचित सीएम, निर्वाचित सीएम जय नारायण व्यास। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? जय नारायण व्यास। इन्हें कहते हैं, याद रखना, मारवाड़ का गांधी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? मारवाड़ का गांधी कहते हैं। इन्हें कहते हैं लक्कड़ पकड़ के धुन, लक्कड़ पकड़, या फिर कहते हैं धुन के धनी, धुन के क्या है? धनी कहते हैं। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असंगत का चयन करें। निम्नलिखित में से असंगत का चयन कीजिए। मोरेल बांध सवाईमाधोपुर में है, सोम कागदर बांध उदयपुर में है, अजान बांध भरतपुर में है, बिसलपुर बांध चित्तौड़गढ़ में। कुछ बांध और लिख देता हूं मैं यहां पर। पांचना बांध कहां पर है? जमाई बांध कहां पर है? नारायण सागर बांध कहां पर है? नारायण सागर बांध। नारायण सागर के बांध हो जाएगा आपका जवाहर सागर बांध। कहां है? जवाहर सागर बांध। जवाहर सागर के बांध हो जाएगा आपका जाखम बांध। जाखम बांध के बाद है वो है जसवंत सागर बांध, जसवंत सागर बांध। जल्दी से कमेंट करके बताइए ये सारे बांध कहां पर है और इसका राइट आंसर क्या है। देखिए, बिसलपुर बांध चित्तौड़ में नहीं है, ये बिसलपुर बांध है टोंक आपके केंकड़ी में। कहां पर है? टोडा राय सिंह नगर, टोडा राय सिंह नगर। ये टोडा राय सिंह नगर कहां है? तो याद रखना टोंक में, केंकड़ी में। पहले टोंक में था, अभी केंकड़ी में, याद रखना है। राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है, यह है राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना, यह है राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है, सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। यानी बिसलपुर बांध परियोजना राजस्थान की सबसे बड़ी क्या है? पेयजल परियोजना है। और याद रखना है ये बांध जो है ना मिट्टी और कंक्रीट से बना हुआ है। बांध किससे बना हुआ है? तो याद रखना मिट्टी व कंक्रीट से बना है, कंक्रीट से बना है। इस बांध में सर्वाधिक रंगीन मछलियां पाई जाती है, सर्वाधिक
रंगीन मछलियां पाई जाती है, रंगीन मछलियां पाई जाती, सर्वाधिक रंगीन मछलियां पाई जाती। इस बांध का निर्माण जो है वो करवाया था साथियों, याद रखना, बिशल देव ने। किसने करवाया? बिशल देव ने इस बांध का निर्माण करवाया। बाकी मोरेल बांध सवाई माधोपुर में है, सोमकागदर बांध उदयपुर में है, अजान बांध भरतपुर में है। पांचना बांध कहां पर है? तो याद रखना करौली में। इसके बाद बात करते हैं जवाई बांध कहां है? तो पाली में है। नारायण सागर बांध कहां है? तो जोधपुर ग्रामीण में, जोधपुर ग्रामीण। जवाहर सागर बांध कहां है? तो ये कोटा में है। जाखम बांध कहां है? तो प्रतापगढ़ में। जसवंत सागर बांध कहां है? सॉरी, नारायण सागर बांध ये आपके ब्यावर में। कहां पर आ जाएगा? ब्यावर। और यहां पर ये बांध है आपके जोधपुर ग्रामीण में। कहां पर है? जोधपुर ग्रामीण। यानी नारायण सागर बांध ब्यावर में, मैंने ऊपर जोधपुर ग्रामीण कर दिया था, बनास नदी पर बना हुआ है। नमस्ते सर मनीषा। ओके, मैया ये क्या लिखा हुआ है? मैया कृपा। ठीक है जी, आप नए लग रहे हैं, स्वागत है आपका। चलिए इसके बाद आगे बात करते हैं। ये जो बांध बना हुआ है बिशलपुर किस नदी पर है? तो याद रखना ये बनास नदी पर। किस पर है ये? बनास नदी पर, याद रखना है। गुरुजी जयश्री करणी जी, बिल्कुल जयश्री करणी। आप कहां से जुड़े हो ये भी बता दीजिए, आप कहां से जुड़े हो ये भी बता दीजिएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। माही बजाज सागर परियोजना में राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी है? माही बजाज सागर परियोजना में राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी है? माही बजाज सागर परियोजना में राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी है? माही बजाज सागर बांध। ये या साथियों याद रखना, बोरकुंडा गांव बांसवाड़ा में। कहां पर है? बोरकुंडा गांव बांसवाड़ा। बीकानेर से है। मेहाई कृपा है। ओके ठीक है जी। ये जो बांध बना हुआ है साथियों, ये बांध है, इसका नाम है आपका माही बजाज सागर बांध। राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, याद रखना, सबसे लंबा बांध है। इसकी जो लंबाई है साथियों याद रखना है, वो लंबाई है 3109 मीटर। कितनी है? 3109 मीटर है इसकी, 3109 मीटर है, याद रखना। माही बजाज सागर बांध परियोजना ये एक जल विद्युत परियोजना है। माही बजाज सागर बांध जल विद्युत परियोजना, जल परियोजना। ये याद रखना, दो राज्यों के मध्य, दो राज्यों के मध्य, राज्यों के मध्य। कौन से राज्य हैं? तो एक तो है अपना राजस्थान और एक है आपका मध्य गुजरात। राजस्थान और गुजरात के मध्य हैं। यहां पर राजस्थान की हिस्सेदारी 45% है और गुजरात की प्रति हिस्सेदारी जो है वो है 55% है। ये गुजरात की केवल और केवल, याद रखना, गुजरात की हिस्सेदारी इसमें केवल जल में है। यहां से कुल विद्युत का उत्पादन, कुल विद्युत का उत्पादन, विद्युत का जो उत्पादन होता है वो उत्पादन साथियों याद रखना 140 मेगावाट होता है। और केवल इसका राजस्थान उपयोग करता है, केवल राजस्थान क्या करता है? इसका उपयोग करता है, क्योंकि जल में हिस्सेदारी है, विद्युत में हिस्सेदारी नहीं है, याद रखना है। बीकानेर वाली हो क्या? हाय मनीषा, गुजरात
मनीषा है बीकानेर वाली कौन है? ये मनीषा बस्सी वाली है, मनीषा ट्रैवल्स है। ठीक है, ये मनीषा ट्रैवल्स है, मनीषा बीकानेर बीकानेर वाली नहीं है। 140 मेगावाट। ओके, मैंने लिख दिया, केवल राजस्थान प्रयोग करता है इसका। ये याद रखना, जमनालाल बजाज के नाम पर इनका नाम रखा गया है। जमनालाल बजाज के नाम पर इसका नाम रखा है। माही बजाज सागर बांध किस नदी पर है? तो याद रखना नदी हो जाएगी माही नदी, माही नदी पर बना हुआ बांध है। तो यहां पर राजस्थान की हिस्सेदारी पूछी है तो कितनी है? तो 45%। सी इज करेक्ट आंसर। सर प्लीज एग्जाम का टाइम क्या है? कौन से एग्जाम का टाइम? अरे रुपेश जी चौधरी, आप कौन से एग्जाम के टाइम की बता रहे हो? कौन सा एग्जाम? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे 6 नंबर का प्रश्न। तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है, यह बताना है। देखो, नहरों द्वारा कहां होती है? नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई, नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहां होती है, यह बताना है। और इसके बाद में नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई कहां होती है? नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई कहां होती है, यह बताना है। नहरों से सर्वाधिक सिंचाई कहां होती है? नहरों से सर्वाधिक सिंचाई कुओं से सर्वाधिक सिंचाई, कुओं से सर्वाधिक सिंचाई, नदियों से सर्वाधिक सिंचाई, नदियों से सर्वाधिक सिंचाई। आपको इन सारे के प्रश्न देना है, सॉरी आंसर देना है। देखो, तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई जो होती है वो भीलवाड़ा में होती है। भीलवाड़ा को क्या कहते हैं? तो याद रखना, इनको कहते हैं अब्रक नगरी। क्या कहते हैं इसको? अब्रक नगरी कहते हैं। इसे याद रखना, राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं, राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं इसे। राजस्थान का मैनचेस्टर। इसे कहते हैं कपड़ा नगरी या फिर वस्त्र नगरी, कपड़ा नगरी, वस्त्र नगरी। अब्रक नगरी हो गया, तालाबों का शहर कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? तालाबों का शहर। यहां पर मैंने लिखा है नहरों द्वारा सर्वाधिक जो सिंचाई होती है, नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहां होती है, इसके बारे में बताना है। नहरों से जो सर्वाधिक सिंचाई होती है वो होती है श्री गंगानगर में। कहां पर होती है? श्री गंगानगर। नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई होती है भरतपुर में। कुओं से सर्वाधिक सिंचाई होती है जयपुर में। और नदियों से सर्वाधिक सिंचाई होती है, ये होती है आपके हाड़ौती में। हाड़ौती यानी कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, दिव्या, भरतपुर। नहरों से गंगानगर में होती। ठीक है, नहरों से गंगानगर में होती। ओके, कर दिया मैंने, श्री गंगानगर। चलिए देखो, भरतपुर, यहां का जो संस्थापक है, भरतपुर का संस्थापक, इसका संस्थापक थे, उनका नाम है बदन सिंह जी जाट। कौन है? बदन सिंह जाट। भरतपुर का संस्थापक बदन सिंह जाट। 1722 में इन्होंने स्थापना करी थी। उदयपुर की स्थापना हुई थी, याद रखना, ये स्थापना हुई थी 1559 में। और इनके जो संस्थापक है वो है उदय सिंह जी, याद रखना, उदयपुर के। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बूंद बूंद सिंचाई पद्धति आधारित परियोजना है। बूंद बूंद सिंचाई परियोजना
कौन सी है जो कि बूंद बूंद पर स्प्रिंकलिंग पर आधारित है? इससे कहते हैं स्प्रिंकलिंग, स्प्रिंकलिंग पद्धति भी कहते हैं इसे। तो नर्मदा नहर परियोजना है, व्यास परियोजना है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, या चंबल परियोजना है? इसका आंसर दीजिए। राजस्थान की सबसे बड़ी परियोजना है, राजस्थान की सबसे बड़ी परियोजना, याद रखना, राजस्थान की सबसे बड़ी परियोजना है वो है इंदिरा गांधी। इसका राजस्थान में जो प्रवेश होता है वो प्रवेश होता है मसीतावली हेड, मसीतावली हेड। और ये मसीतावली हेड कहां है? तो याद रखना ये हनुमानगढ़ में। कहां पर है? हनुमानगढ़। यहां पर राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नहर परियोजना। ये कहां से आती? तो याद रखना ये गुजरात से आती, गुजरात। राजस्थान को इससे सिंचाई हेतु पानी मिलता है, राजस्थान को सिंचाई हेतु पानी मिलता है, सिंचाई हेतु पानी मिलता है। इसका राजस्थान में प्रवेश होता है शिल्लू गांव, शिल्लू गांव सांचौर से इसका प्रवेश होता है, सिल्लू गांव सांचौर। इसका अंतिम जो गांव होता है वो अंतिम गांव है इसका गुडामलानी, गुडामलानी। गुडामलानी कहां है? तो ये है बाड़मेर में। यानी इस नर्मदा नहर का पानी सिल्लू गांव से प्रवेश करता है, जालोर से, सांचौर से, और अंतिम पानी जाता है वो जाता है गुडामलानी तक। कहां तक जाता है? गुडामलानी तक जाता है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आगे। आलनिया योजना चलाई जा रही है। आलनिया और तिब्बतिया सभ्यता या योजना कहां से संबंधित है? आलनिया और तिब्बतिया, आलनिया और तिब्बतिया कहां से संबंधित है? कोटा, बूंदी, टोंक या अजमेर? दीपक कुमार जी कह रहे सर मेरा नाम लो। ओके दीपक कुमार जी आपका नाम ले लिया है मैंने, ठीक है, आपका नाम ले लिया है मैंने। देखिए यहां पर आलनिया और तिब्बतिया हो जाएगी कहां से? आपके कोटा से। ठीक है आगे बढ़ते हैं। छापी परियोजना संबंधित है, ये वृहद परियोजना है, मध्यम परियोजना है, या लघु या उपयुक्त सभी है? ये छापी परियोजना, अच्छा छापी परियोजना ये तो 12 में, कहां पर है? 12। बताओ ये कौन सी परियोजना है? वृहद है, मध्यम है, या लघु है? एक परियोजना है जिसका नाम है परवण परियोजना। ये परवण परियोजना याद रखना 12 में, ये भी कहां पर है? 12। छापी भी कहां पर है? 12 में। बी राइट आंसर है। गलत है, बी गलत आंसर है। राइट आंसर हो जाएगा लघु परियोजना है। छापी एक लघु परियोजना है, याद रखना है। स्वतंत्रता के समय कौन सा ठिकाना राजस्थान में नहीं था? स्वतंत्रता के समय राजस्थान में कौन सा ठिकाना नहीं था? आपको बताना है कि स्वतंत्रता के समय कौन सा ठिकाना राजस्थान में नहीं था। क्या कुशलगढ़ नहीं था, नीमराणा, लावा, या फिर बसंतगढ़? इनमें से कौन सा ठिकाना राजस्थान में नहीं था, ठिकाना नहीं था, यह बताना है।
डी राइट आंसर है। ठीक है, देखो कुशलगढ़ था आपके बांसवाड़ा में, कहां पर था ये, बांसवाड़ा। नीमराना था ये अलवर में, जो अभी कोटपुतली में है, अलवर में। अभी कहां पर है तो याद रखना ये कोटपुतली में, कोटपुतली बहरोड में। और लावा कहां है तो लावा टोंक में है। बसंतगढ़ ये नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा बसंतगढ़। बसंतगढ़ याद रखना शिला लेक है, क्या है, बसंतगढ़ सिरोही में है। और बसंतगढ़ दुर्ग का जो निर्माण करवाया, बसंतगढ़ दुर्ग का निर्माण वो कराया था कुंभा ने। बसंतगढ़ शिलालेख भी ये याद रखना, बसंतगढ़ शिलालेख ये कहां पर है तो याद रखना ये भी आपके सिरोही में है, बसंतगढ़ शिलालेख। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के एकीकरण से पूर्व गंगानगर किस रियासत का भाग था। गंगानगर किस रियासत का भाग था यह बताना है। राजस्थान के एकीकरण से पूर्व गंगानगर किस रियासत का भाग था। जोधपुर, बीकानेर, सीकर या अलवर। वंदना स्वामी वंदना, हेलो सर जी, आपका स्वागत अभिनंदन है। वंदना जी आपका स्वागत अभिनंदन है। चलिए इसका आंसर दीजिए। देखो यहां पर पूछ रहा है कि गंगानगर की बात आ रही है, तो ये गंगानगर कोई रियासत नहीं थी, ये याद रखना बीकानेर का ही क्या हुआ करता था, भाग था। तो राइट आंसर क्या है, बीकानेर। देखो बीकानेर की जो स्थापना करी है ना, ये स्थापना करी है 1488 ईस्वी में राव बीका ने करी है। किसने करी है, राव बीका। बाकी बीकानेर का प्राचीन क्या नाम मिलता है तो याद रखना प्राचीन जो नाम है वो नाम मिलता है जांगल प्रदेश। क्या मिलता है बीकानेर का नाम, जांगल प्रदेश मिलता है। ये जांगल प्रदेश की राजधानी जो हुआ करती थी वो राजधानी क्या थी तो याद रखना अहीर छत्रपुर थी। क्या थी, अहीर छत्रपुर, अहीर छत्रपुर। अभी वर्तमान में अहीर छत्रपुर कहां है तो याद रखना ये वर्तमान में नागौर में। कहां पर है, नागौर में। यहां पर कौन सा वंश हुआ है तो याद रखना ये राठौड़ वंश हुआ है। कौन सा है, राठौड़ वंश। और इसके जो संस्थापक हैं उन संस्थापक का नाम है राव बीका। कौन हो जाएंगे, राव बीका। इन्होंने कब स्थापना करी तो याद रखना 1465 ईस्वी में बीकानेर में राठौड़ वंश की क्या करी थी, स्थापना करी है, याद रखना है। तो राइट आंसर है यहां पर बीकानेर। कौन सा हो जाएगा, बीकानेर इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस रियासत में स्वतंत्रता के समय ठिकाना नहीं था। निम्न में से किस रियासत में स्वतंत्रता के समय ठिकाना नहीं था। बांसवाड़ा में, भरतपुर में, टोंक में या अलवर में। 3 ठिकानों की बात हो रही है। एक तो है कुशलगढ़, एक है आपका लावा और एक है नीमराना। स्वतंत्रता के समय ये 3 ठिकाने थे, तो ये तो था बांसवाड़ा में, और ये था आपका टोंक में, और ये था आपका अलवर में। अभी जरूर चेंज हो गया है, वर्तमान में ये कोटपुतली में। वर्तमान में कहां है तो याद रखना ये कोटपुतली में। तो यहां पर भरतपुर में कोई ठिकाना नहीं था, भरतपुर में यहां पर कोई ठिकाना नहीं था। बी इज ए करेक्ट आंसर, भरतपुर में कोई ठिकाना नहीं था। नेक्स्ट आगे चलते हैं। राजस्थान का एकीकरण करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। राजस्थान के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ए और बी दोनों, या फिर लाल बहादुर शास्त्री। हाँ वंदना जी बी हो गया, मैंने कर दिया उसमें।
आप तो 13वें नंबर का आंसर दीजिए। सबसे ज्यादा एकीकरण का श्रेय दिया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ये इनका तो कुछ भी नहीं है। ये तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, पीएम थे। आगे चलते हैं। राजस्थान के एकीकरण के समय कुल रियासतों और ठिकानों की संख्या कितनी थी? राजस्थान के एकीकरण में कुल कितनी रियासतें, कितने ठिकाने थे, इसके बारे में प्रश्न पूछा गया है। 17-3, 19-3, 21-3 या 22-3? दीजिए आंसर दीजिए, इसका क्या होने वाला है? राजस्थान में वर्तमान में कितने नए जिले, कितने नए जिले वे संभाग बनाए गए, वे संभाग बनाए गए? वर्तमान राजस्थान में कितने नए जिले और संभाग बनाए गए हैं? इसका और ऊपर वाले का आंसर राइट है। 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे, बी ख इज ए राइट आंसर। यहां पर भी याद रखना 19 जिले और 3 क्या बनाए थे? 3 संभाग बनाए थे। लेकिन जिला 17 ही है। 2 जिले ऐसे हैं जिसका पुनर्गठन हुआ है, पुनर्गठन हुआ है। 2 जिले ऐसे जिनका पुनर्गठन हुआ है, दोनों को मिला ले तो याद रखना 19 और 3 हो जाता है। अभी टोटल कितने हो गए हैं तो याद रखना राजस्थान में 50 तो जिले हैं और 10 संभाग, 50 जिले और 10 संभाग। नेक्स्ट, मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? उदय भान को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, के.एम. मुंशी को या शोभाराम जी को? चलिए यहां पर बताएं मुझे, पूर्व राजस्थान संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? पूर्व राजस्थान संघ के प्रधानमंत्री, संघ के पीएम किसे बनाया था? संयुक्त राजस्थान संघ का पीएम किसे बनाया? संयुक्त राजस्थान संघ का पीएम किसे बनाया? संघ का पीएम। और वृहत राजस्थान संघ का पीएम किसे बनाया? वृहत राजस्थान संघ का पीएम किसे बनाया? राजस्थान संघ का पीएम। यहां पर राइट आंसर है शोभाराम जी। कौन हो जाएंगे? यहां पर राइट आंसर है शोभाराम जी, शोभाराम कुमावत। पूर्व राजस्थान संघ में बनाया गया था, वो किसे प्रधानमंत्री बनाया? पूर्व राजस्थान संघ में इसमें बनाया था गोकुल लाल असावा को। किसको बनाया? गोकुल लाल असावा, शाहपुरा से थे। संयुक्त राजस्थान में बने थे, उनका नाम है जवाहरलाल नेहरू। जवाहर नहीं, यहां पर हो जाएगा आपका माणिक्यलाल वर्मा। शोभा गो माणिक्यलाल वर्मा है। कौन हो जाएंगे? माणिक्यलाल वर्मा। और लास्ट हो जाएंगे वो है हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री। देखो इसमें आता है शोभा गो, शोभा गो, मणि ला, मणि हीरा ला, मणि हीरा ला। देखो
शोभा गो मणि हीरा, शोभा गो मणि हीरा। गोकुललाल असावा है क्या? गोकुललाल असावा ही तो है। पूर्व राजस्थान संघ का गोकुललाल असावा, मत्स्य संघ का शोभाराम, और संयुक्त राजस्थान का माणिक्यलाल वर्मा, और वरद राजस्थान का हीरालाल शास्त्री। उदयभान सिंह जी को, इनको तो राज प्रमुख बनाया गया था। मत्स्य संघ का क्या बनाया गया था इन्हें? राज सिंह जी। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान एकीकरण को स्वीकार करने वाली सबसे पहली रियासत कौन सी थी? सबसे पहली रियासत कौन सी थी जिसने राजस्थान के एकीकरण को स्वीकार किया था? वो कौन सी रियासत बताओ? सिरोही, जयपुर, जोधपुर या बीकानेर? सबसे पहले किसने? ममता चावला, हेलो सर, मैं पूजा। पूजा, कौन सी पूजा? एंजल यादव, ममता चावला, हेलो सर, मैं पूजा। ओके, आप कहां से जुड़े हो ये भी बता दीजिए। सबका आंसर आ रहा है ए आंसर गलत है। राजस्थान के एकीकरण में सबसे स्वीकार करने वाली सबसे पहली रियासत कौन सी थी? सिरोही कोई ने? अरे सबसे पहले साइन किए थे बीकानेर के शार्दुल सिंह ने, याद रखना। सबसे पहले साइन किए थे शार्दुल सिंह ने, किए थे एकीकरण के ऊपर। सबसे पहले साइन किए थे शार्दुल सिंह जी ने। तो राजस्थान के एकीकरण को स्वीकार करने वाली सबसे पहली रियासत है वो है बीकानेर रियासत है। याद रखना, सिरोही रियासत तो अंग्रेजों से संधि करने वाली राजस्थान की अंतिम रियासत है। अंग्रेजों से संधि करने वाली अंतिम रियासत, संधि करने वाली राजस्थान की अंतिम रियासत है। राजस्थान की अंतिम रियासत है। क्या है ये? अंतिम रियासत। इसने करी थी 1823 में संधि करी है। कब करी इसने? 1823 में। ये याद रखना है। शार्दुल सिंह जी थे। बीकानेर सही है इसमें, बस्सी से है। ममता चावला और पूजा बता रही है। पूजा कौन है अपने यहां पर? ठीक है, जो कोई भी हो पढ़ो आप तो निश्चिंत होके। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेवाड़ में संविधान का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया? मेवाड़ में संविधान का प्रारूप, मेवाड़ में संविधान का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया? पहला ऑप्शन है माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्यलाल जी के द्वारा। दूसरा ऑप्शन है के एम मुंशी, के एम मुंशी। तीसरा है वो है मोतीलाल तेजावत, मोतीलाल तेजावत। चौथा ऑप्शन है वो है बलवंत सिंह मेहता, बलवंत सिंह मेहता। बताओ इसमें से राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होने वाला? जल्दी आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर है वो है के एम मुंशी। क्या हो जाएगा? के एम मुंशी। के एम मुंशी ने मेवाड़ में संविधान का प्रारूप तैयार किया था। के एम मुंशी ने किया है, याद रखना है। राजू साहू एमएलयू नहीं, एमएलयू नहीं है। टीना शुक्रिया, के एम मुंशी, आपका आंसर राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के एकीकरण के समय खनिज विभाग कहां पर स्थापित किया गया था? राजस्थान के एकीकरण के समय खनिज विभाग कहां पर स्थापित किया गया था? खनिज विभाग कहां पर है? उदयपुर में है, जयपुर में है, राजसमंद में या दौसा में? खनिज विभाग देखो,
30 मार्च 1949। इस समय प्रोफेसर सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर प्रोफेसर सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाएगी। जयपुर को राजस्थान की क्या बनाई? राजस्थान की राजधानी बनाई गई। हेलो। राजस्थान की राजधानी बनाई गई। याद रखना है क्या बनाई गई है? राजस्थान की राजधानी बनाई गई। यहां पर कुछ विभागों का बंटवारा भी हुआ है। क्या हुआ है? विभागों का बंटवारा। और विभाग कौन से थे? देखो विभाग यहां पर मैं सारे लिख देता हूं। विभाग, पहला विभाग था वो है आपका कृषि विभाग। कौन सा है? कृषि विभाग। ये जो कृषि विभाग बनाया गया, ये बनाया गया आपके भरतपुर को। किसको बनाया गया? भरतपुर में। फिर बनाया गया था वो है खनिज विभाग। खनिज विभाग, ये खनिज विभाग बनाया गया है उदयपुर में। कहां पर है? उदयपुर में। उनके बाद में है आपका वन विभाग। कौन सा विभाग है? वन विभाग। और वन विभाग बनाया गया ये कोटा। किसको बनाया गया? कोटा। इसके बाद में न्याय विभाग। न्याय विभाग बनाया गया है जोधपुर को। इनके बाद आता है आगे और वो है आपका कृषि विभाग। इसके बाद है शिक्षा विभाग। और शिक्षा विभाग कहां पर बनाया गया? तो ये बनाया गया था बीकानेर में। शिक्षा विभाग कहां पर है? तो याद रखना है बीकानेर में। तो राइट आंसर हो जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर। उदयपुर है ए राइट आंसर इज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा की प्रथम कहानी कौन सी है? राजस्थानी भाषा की प्रथम कहानी कौन सी है? राजस्थानी भाषा की प्रथम कहानी कौन सी है? राजस्थानी भाषा प्रथम कहानी, प्रथम उपन्यास, प्रथम कहानी, प्रथम उपन्यास और प्रथम नाटक। तीनों बताने कौन कौन से हैं? देखो कहानी की बात आए तो याद रखना केसर विलास है। कौन सी है कहानी? है वो है केसर विलास। केसर विलास राजस्थान की प्रथम कहानी। अगर प्रथम उपन्यास पूछा जाए तो याद रखना विश्रांति गृह। कौन सा है? विश्रांत गृह, विश्रांत प्रवास है। कौन सा है? विश्रांत प्रवास। और नाटक पूछा जाए तो याद रखना वो है कनक सुंदर। कनक सुंदर है नाटक है कनक सुंदर। उपन्यास है आपका विश्रांत प्रवास और प्रथम कहानी उसका नाम है केसर विलास। पूजा खटीक बस्सी से। अच्छा ओके पूजा है तो ठीक है पूजा। ये यहां पर राइट रखना, दे इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट तीनों ही प्रश्न यही है। राजस्थानी भाषा का प्रथम नाटक कौन सा है? तो प्रथम नाटक अभी मैंने आपको बताया था वो है विश्रांत प्रवास। कौन सा जाएगा इसमें राइट आंसर? विश्रांत प्रवास। आगे भी एक प्रश्न इसी से रिलेटेड है और वो है राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास। राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास है वो है कनक सुंदर। कौन सा है? कनक सुंदर है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थानी भाषा का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा माना जाता है? राजस्थानी भाषा का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा माना जाता है? बृहत्वेश्वर बाहुबली गौर है,
प्रबंध चिंतामणि, हमीर महाकाव्य, कान्नड़ दे प्रबंध। क्या राइट आंसर होगा, जल्दी बताएं। राइट आंसर है यहां पर भृतवेश्वर बाहुबली गौर है। कौन सा है? भृतवेश्वर बाहुबली गौर। हमीर महाकाव्य ये लिखा है नयन चंद्र सूरी ने, नयन चंद्र सूरी। और कान्नड़ दे प्रबंध ये लिखा है पद्मनाथ, पद्मनाथ, पद्मनाथ के द्वारा लिखा गया है कन्नड़ दे प्रबंध। क्या कह रहा है? कनक सुंदर को नाटक बताया? क्या कह रही है? पीछे मैंने क्या बताया था? राजस्थान की प्रथम कहानी केसर विलास है। राजस्थान का प्रथम नाटक जो है वो है आपका विश्रांत प्रवास है। और राजस्थान की प्रथम उपन्यास है वो है केसर कनक सुंदर है। यही तो लिखा है। छोरी कई करबो छा रही है तुम मने कई वेंडो करे है। देखो वापस लिख देता हूं। कहानी कौन सी है? कहानी के बाद है आपका नाटक कौन सा है? और नाटक के बाद है उपन्यास। उपन्यास देखो कहानी तो है वो आपकी कौन सी हो जाएगी रे? नाटक, कहानी और उपन्यास। कहानी थी आपकी केसर विलास। आप पहले तो ना आपको देखो, इसमें राइट आंसर है केसर विलास। यहां पर लिखता हूं मैं ना, ये तो है आपकी कहानी है केसर विलास। यहां पर जो आपका उपन्यास है उस उपन्यास का नाम क्या हो जाएगा? विश्रांति गृह। ये है आपका उपन्यास, यही तो लिखा था। और नाटक है वो नाटक कौन सा है? कनक सुंदर। क्या मैंने यही लिखा था? तू डिस्टर्ब मत करिए, पहली बार मैं जो बता दी तो वो सही है। मैं मुझे डिस्टर्ब कर देती है तू। यहां पर राइट आंसर ये वाला है यानी केसर विलास है। और यहां पर राइट आंसर जो है वो आपका कौन सा है? तो विश्रांत। हाँ सॉरी, यहां पर देखिए वापस बता देता हूं मैं। यहां पर दे राइट आंसर है और यहां पर आपका ए राइट आंसर है और यहां पर जो है वो आपका द राइट आंसर है। अब आपको जो लगे वो कर लेना, मुझे डिस्टर्ब कर दिया पूरा। 3 प्रश्न है और तीनों एक साथ है। यहां पर तो ये जो इसका 19वें का केसर विलास, अब क्या है? कहानी तो केसर विलास कहानी है। और यहां पर जो इसका आंसर है नाटक में वो विश्रांत प्रवास है। और यहां पर जो इसका आंसर है वो कनक सुंदर है। अब आप देख सकते हो इसमें क्या लिखा हुआ है ऊपर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया था। यहां पर ये प्रश्न का आंसर दीजिए आप। राजस्थान का गजेटियर किसे कहते हैं? राजस्थान का गजेटियर किसे कहते हैं? जल्दी आंसर देना है आपका। राजस्थान का गजेटियर किसे कहते हैं? वेली कृष्णन रुक्मणी है, अचलदास किचिरी वचनी का है, या बातारी फुलवारी, या मारवाड़ परगनारी विगत है? ममता, जो क्वेश्चन है उसके आंसर लास्ट टाइम में मैंने बता दिए वही है। अब मैं लिखते हुए, हाँ पहली बार लिख देता हूं मैं, वो सही है। ये तीनों एक जैसे हैं, इसमें उल्टा उल्टा हो जाता है। ज्यादा कोई गौर नहीं करना, अपने को क्वेश्चन का आंसर लगा दिया मैंने। अच्छा ये तो राजस्थान का गजेटियर कौन है?
तो मारवाड़ प्रगणारी विगत है। और इसके लेखक कौन है? तो याद रखना इसके लेखक हैं मोहनोत नोनसी है। कौन है? मोहनोत नैणसी। मोहनोत नैणसी ने लिखा है, इसे कहते हैं मारवाड़ प्रगणारी विगत। वेली किशन रुक्मणीरी ये लिखा है पृथ्वीराज राठौड़ ने। किसने लिखा है? पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखा है इसे। अंचलदास कीचिरी वचनिका इसने लिखा है शिवदास गांडन। शिवदास गांडन ने लिखा है, याद रखना है। बातारी पुलवारी विजयदान दत्ता। कौन? किसने लिखा है? विजयदान दत्ता। विजयदान दत्ता ने लिखा है, याद रखना है। चले 2 प्रश्न और ले लेते, क्लास को समाप्त करते हैं। डिंगल का हेरोस किसे कहते हैं? डिंगल का हेरोस किसे कहते हैं? तो याद रखना है, डिंगल का हेरोस कहते हैं पृथ्वीराज राठौड़ को। किसे कहते हैं? पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोस कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वो है आपका जाट राजा सूरजमल ने किस किले का निर्माण करवाया? जाट राजा सूरजमल ने किस किले का निर्माण करवाया? तो याद रखना लोहागढ़, तारागढ़, बीकानेर दुर्ग या गढ़बिजली। तो इसने सूरजमल ने करवाया था लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया है। तो आज के लिए अपन यहीं पर समाप्त करेंगे अपनी क्लास को, बाकी के क्वेश्चन कल करेंगे। बाकी के क्वेश्चन कल करेंगे। आज के लिए इतना ही।